ओके बेटा जी, बिस्मिल्लाह कहते हैं। हमने कल वेव पढ़ा था, हम उससे आगे जाएंगे आज। हल्का सा थोड़ा सा रिकैप। सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय अ वेव? तो वेव इज कॉल्ड द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ, इन सिंपल अदर वर्ड्स, वेव इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अच्छा, क्या एविडेंस है कि वेव में एनर्जी ट्रांसफर होती है? तो एविडेंस एग्जाम में पूछे हुए हैं, जैसे मेरे बोलने से वाइब्रेशन इन योर ईयर ड्रम्स। आपको मेरी आवाज तभी सुनाई देगी जब मेरे बोलने से ईयर ड्रम्स में वाइब्रेशन हो आपके। तो कोई चीज खुद तो वाइब्रेट नहीं होती, किसी चीज को वाइब्रेट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसका मतलब साउंड वेव से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। साउंड वेव से हम ग्लासेस को तोड़ सकते हैं। कोई बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है तो दूर दूर ग्लासेस टूट जाते हैं, हालांकि वहां बॉम्ब को कोई पीस नहीं जाता। साउंड वेव से टीथ प्लेट, किडनी स्टोन को ब्रेक कर सकते हैं। ये अल्ट्रा साउंड होती है, नॉर्मल साउंड नहीं। लेकिन है तो साउंड वेव्स ना। तो बेटा किसी चीज को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसके अलावा वाटर में हम कहीं वेव प्रोड्यूस करते हैं तो सारे वाटर में वाइब्रेशन आ जाती है, तो इसका मतलब वाइब्रेट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। माइक्रोवेव ओवंस में माइक्रोवेव यूज होती है, तो उसी से हीटिंग और कुकिंग होती है। तो हीट इज एनर्जी ना, तो माइक्रोवेव में एनर्जी है, राइट। इंफ्रारेड रेस में हीट होती है। जो कोई भी हीटर से हीट आती है, हीट जिसमें फील होती है वो इंफ्रारेड रेस है, तो हीट इज एनर्जी। इसके अलावा सन से जितनी भी एनर्जी अर्थ तक आ रही है वो लाइट वेव्स के थ्रू आ रही है, उन्हीं में हीट है, उन्हीं में लाइट है। और लाइट्स आर वेव्स। इसका मतलब वेव्स डू कैरी द एनर्जी, राइट। अच्छा, अब वेव्स एनर्जी ट्रांसफर करती है कैसे? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स। अगर तो वो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को फिर आगे पार्टिकल को कर रहा है, तो ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल से हो रही है, तो सच वेव्स आर नोन टू बी मैकेनिकल वेव्स। और अगर वो फील्ड की ऑसिलेशन से हो रहा है, पार्टिकल्स नहीं है, तो वो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। और ये हमने कल पूरा इसके ऊपर ही दिन लगाया। एनी क्वेश्चन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड क्या मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का? लाइट्स, राइट। तो नाउ वी आर फोकसिंग ऑन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स किन्हें कहते हैं बेटा? वेव्स विच नीड अ मीडियम। मीडियम का मतलब क्या होता है बेटा? मटेरियल। ऐसी वेव्स विच नीड अ मीडियम टू ट्रेवल, लाइक वाटर वेव्स के लिए वाटर का होना, साउंड वेव्स के लिए हमारे दरमियान में एयर का होना जरूरी, राइट। वैसे साउंड सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में से ट्रेवल कर लेती है। हम साउंड का पूरा चैप्टर उसमें फोकस करेंगे। तो बेटा सच अ वेव्स विच नीड अ मीडियम और मटेरियल, मीडियम इज मेड अप ऑफ, सो विच नीड अ मीडियम और पार्टिकल्स टू ट्रेवल, उसे कहते हैं मैकेनिकल। एग्जाम्पल वाटर वेव्स के लिए वाटर का होना, साउंड के लिए एयर का होना। अच्छा, एक डेफिनेशन एग्जाम में बड़ी फ्रीक्वेंट आई हुई है, वो है वेव मोशन। व्हेन वी से अ वेव हैज मूव्ड ना, इसका क्या मतलब होता है कि एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू द मीडियम। बेटा मीडियम इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं कि एक पार्टिकल वाइब्रेट करता है, जब उसे एनर्जी मिलती है वो वाइब्रेट करता हुआ साथ वाले नेबरिंग को कोलाइड करता है, फिर वो अगले नेबर को, नेक्स्ट नेबर को कोलाइड करता है, सो ऑन, और एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन उसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि वाटर में वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, तो वाटर स्विमिंग पूल में लेट से वेव प्रोड्यूस, तो स्विमिंग पूल से कहीं चला जाता है, रहता तो उधर ही है। एक गिटार के स्ट्रिंग में वेव प्रोड्यूस होती है तो स्ट्रिंग रहती, यानी ओवरऑल उसमें कोई मूवमेंट, नेक मूवमेंट होता है, अपनी जगह छोड़ देना। जैसे हिल रहे हैं आप लोग लिखते हुए, थोड़ा बहुत हिल रहे हैं, पीछे वाले ज्यादा हिल रहे हैं, लेकिन वो कोई अपनी जगह छोड़ के नहीं जा रहा, हमने कहेंगे उनमें कोई नेक मूवमेंट नहीं हो रही। तो इट इज द transfer of energy due to oscillation of particles, but there is no net movement in the medium. ये no net movement in the medium will be of 1 marks, अगर ये 2 मार्क्स की डेफिनेशन हो, राइट। कमिंग, जी बेटा, लाइक एक स्विमिंग पूल है जिसमें वाटर है, आप उसमें पत्थर, कोई छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हो, तो उसमें सर्कल से रिपल्स प्रोड्यूस होंगे, ये वेव। अच्छा, वो रिपल बड़ा होते जाते हैं, तो जहां जहां से वो रिपल गुजरेंगे वहां वहां के पार्टिकल्स
वाइब्रेट। कोई अगर फ्लोटिंग चीज है तो वो भी हिलने लग जाएगी। इसको मूव करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होती है? एनर्जी। इसका मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, जहां जहां वो रिपल जा रहा है, वेव जा रही है, उसके साथ एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है। लेकिन वाटर क्या स्विमिंग पूल से कहीं चला जाता है? पार्टिकल में भाई, इसकी एग्जांपल वैसे वो आगे हमने पढ़नी थी। किसी फुटबॉल मैच में कभी स्पेक्टेटर्स को वेव प्रोड्यूस करते हुए देखा आप लोगों ने टेलीविजन में? तो क्या स्पेक्टेटर्स ग्राउंड से बाहर चले जाते हैं? रहता अपनी जगह पर ही है। बस अपनी जगह पर रहकर उसने या तो हाथ एक रिदम से ऊपर नीचे करना है, या खड़ा होगा या बैठ जाएगा, लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। इसमें कहेंगे उसने कोई नेट मूवमेंट नहीं की। ये वैसे हमने कल भी डिस्कस कर लिया। आज हम पढ़ने लगे हैं मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स। मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स होती हैं। मैकेनिकल वेव्स किन्हें कहते हैं? विच नीड मीडियम और पार्टिकल्स टू ट्रैवल। उनमें पहली वाली वेव है ट्रांसवर्स वेव। अच्छा बेटा जी, ट्रांसफर वेव की जो एग्जांपल है वो है वाटर या स्ट्रिंग में कोई वेव प्रोड्यूस हो। जैसे लेट्स से वाटर में जब कोई वेव नहीं थी तो वाटर स्टिल था, तो वो ये एक स्ट्रेट लेवल पे था वाटर। आपने यहाँ कोई छोटा सा पत्थर, कोई छोटा ऑब्जेक्ट फेंका, तो साइड से आप देखेंगे कि सर्कल्स या रिपल्स आपको राइट और लेफ्ट जाते हुए नजर आएंगे। बेटा ये जो राइट और लेफ्ट जा रहे हैं ना, दैट इज द वेव। जहां जहां से ये वेव पास होगी वहां वहां पार्टिकल्स में क्या हो रही? वाइब्रेशन आ रही। लेकिन जो वाटर के पार्टिकल्स को आप देखेंगे ना, कि वेव राइट और लेफ्ट जा रही है, वाटर पार्टिकल्स अपनी ही जगह पर रहकर ऊपर नीचे मूव हो रही है। तो जो वाटर पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो ये है, और वेव जा रही है राइट और। वाटर पार्टिकल्स मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे स्पेक्टेटर्स फुटबॉल स्टेडियम में वेव होती है, तो हम देखते हैं कि इस तरह वेव जा रही है हॉरिजॉन्टली सर्कल में, क्योंकि स्टेडियम ज्यादातर ओवल या राउंडिश होते हैं। तो वेव इस तरह जा रही है स्पेक्टेटर्स में, लेकिन हर स्पेक्टेटर अपनी ही जगह पर खड़ा है या बैठकर हाथों को एक रिदम से मैच करता है। तो उसके हाथ कैसे मूव हो रहे होते हैं? वो ऊपर नीचे इस तरह मूव हो रही है, वेव इस तरह जा रही है स्टेडियम। तो जो उसके हाथ की मूवमेंट है या पार्टिकल की मूवमेंट है, वो क्या एंगल बना रही है वेव के साथ? 90 डिग्री। वी कॉल इट मैथमेटिकली परपेंडिकुलर। तो अगर वेव की जो पार्टिकल की वाइब्रेशन है वो वेव से 90 डिग्री बना रही है, यानी सच अ वेव जिसमें पार्टिकल की वाइब्रेशन इज 90 डिग्री, का मतलब परपेंडिकुलर टू द वेव इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स वेव। क्या होता है बेटा? ट्रांसफर वेव क्या होता है? जिसमें पार्टिकल की वाइब्रेशन, वेव, वेव का मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी के साथ क्या होती है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव। यू हैड अ क्वेश्चन बेटा, इज इट क्लियर? तो स्ट्रिंग में, हम हमारे पास गिटार है, तो उस स्ट्रिंग में अगर कोई वाइब्रेशन क्रिएट होती है, तो स्ट्रिंग हमारे पास स्ट्रेट है, तो उसके पार्टिकल भी ऊपर नीचे इसी तरह ही मूव करते हैं। तो ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल की वाइब्रेशन वेव के साथ परपेंडिकुलर, उसे आप क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव। अच्छा, ट्रांसफर वेव में ना हमें ये रिपल्स नजर आते हैं, अप एंड डाउन। इन अप एंड डाउन का हमारे पास स्पेसिफिक नाम होता है। ये जो अप्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? क्रेस्ट। और जो डाउन होते हैं दे आर कॉल्ड एज ट्रफ। अच्छा बेटा, व्हाट, हाउ डू यू डिफाइन अ क्रेस्ट? कि एक पार्टिकल जब वाइब्रेट करता है तो उसकी वाइब्रेशन की जो हाईएस्ट पोजीशन होती है ना, दैट इज कॉल्ड द क्रेस्ट। और ट्रफ इज कॉल्ड द लोएस्ट पोजीशन। अच्छा बेटा जी, यहाँ ना एक वर्ड रेस्ट पोजीशन का वर्ड ये यूज हुए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट पोजीशन? कि जब वेव प्रोड्यूस नहीं हुई तो ये सारा स्ट्रेट लेवल था ना, तो ये जो सेंटर वाली लाइन है ना, ये होती है जब वेव प्रोड्यूस नहीं हुई, तो वाटर और स्ट्रिंग यहाँ होते हैं। इस पोजीशन को वी कॉल एज रेस्ट पोजीशन भी कहते हैं। और क्योंकि ये सेंटर में होती है तो इसको हम मीन पोजीशन भी कह देते हैं। मीन का मतलब क्या होता है मैथ में? एवरेज, यानी मिडिल वैल्यू। राइट बेटा जी?
तो ये क्योंकि सेंटर पे लाइन है तो इसको हम रेस्ट पोजीशन भी कहते हैं और मीन पोजीशन भी कहते हैं। कैन यू रिमेंबर? तो क्या अभी तक हमने डिस्कस किया कि ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट करें लेकिन वेव डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ट्रांसफर वेव, और उसमें रिपल्स प्रोड्यूस होते हैं, क्रेस्ट एंड ट्रफ। लेकिन हमारे पास वेव्स हैं लाइक साउंड या स्प्रिंग। तो फॉर एग्जांपल साउंड में ये मैंने अपनी तरफ से स्पीकर बनाया हुआ है, तो उसमें वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है बेटा। तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व कि वेव या साउंड राइट की तरफ जा रही है। तो जो एयर पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स डॉट्स की तरह होते हैं, यहां हमने अपने कन्वीनियंस के लिए उनको लाइन से रिप्रेजेंट किए। तो क्या होता है कि जब साउंड वेव में वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होती है तो जो एयर के पार्टिकल्स है ना वो उसी की पैरेलल राइट और लेफ्ट मूव कर रहे होते हैं। यानी जो पार्टिकल की वाइब्रेशन है वो वेव की डायरेक्शन के क्या है, पैरेलल है। जबकि यहां वो वेव के डायरेक्शन के साथ क्या बना रहे थे, 90 डिग्री मतलब, लेकिन यहां वो 90 डिग्री नहीं बना रहे, सेम लाइन में है। तो वी से दे वाइब्रेट पैरेलल। जैसे बहुत ज्यादा बच्चे अगर एक लाइन में जुड़कर बैठे हुए हैं छोटे, तो उनमें से अगर एक बच्चा ऐसे ऐसे करने लग जाए तो साथ में वो भी उसी रिदम में उसी के पैरेलल वो मूव करने लग जाएंगे, राइट। तो बेटा सच अ वेव इन विच particles travel vibrate parallel to the wave or energy. Wave means transfer of, तो such wave is called the longitudinal wave। अच्छा, longitudinal wave में इसकी एग्जांपल स्प्रिंग भी है कि एक स्प्रिंग में एक वेव प्रोड्यूस होती है। तो बेटा लेट्स से हमारे पास एक लॉन्गर स्प्रिंग है, तो उसमें वेव प्रोड्यूस करते हैं इस दिस डायरेक्शन। तो स्प्रिंग में कहीं पार्टिकल्स करीब हो जाते हैं, कहीं ये टॉय शॉप से मिलता भी है स्पाइरल, उसमें वेव ट्रेवल करती हुई नजर भी आती। तो उसमें पार्टिकल्स ना बेटा उसी वेव की डायरेक्शन में उसी के पैरेलल वाइब्रेट कर रहे होते हैं इस डायरेक्शन। इसमें पार्टिकल में अप एंड डाउन नहीं होता, लेकिन क्या होता है कहीं पार्टिकल्स क्लोज हो जाते हैं लाइक दिस, और कहीं पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं लाइक दैट। तो बेटा जहां जहां पार्टिकल्स करीब होते हैं व्हाट डू वी कॉल दैट पार्ट, जहां करीब होते हैं उसे कॉम्प्रेशन कहते हैं, राइट। और जहां दूर हो जाते हैं पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड रेयर फैक्शन। रेयर का मतलब क्या होता है, रेयर होना, कम होना। जब पार्टिकल्स दूर भी होंगे तो वो रेयर होंगे, राइट। तो कॉम्प्रेशन किसे कहते हैं, जहां पार्टिकल्स आर क्लोजेस्ट, और रेयर फैक्शन वायर पार्टिकल्स आर फार्दर farthest from each other। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल अभी हमने पढ़ी, वाटर वेव है, स्ट्रिंग वेव है, कल हमने पढ़ी थी। ट्रांसफर वेव की और भी एग्जांपल्स हैं। ये जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना दे आर आल्सो ट्रांसवर्स। ये कल वाले लेसन में हमने बात की थी, राइट। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल क्या है आपके पास, साउंड है और स्प्रिंग है, कोई और एग्जांपल भी है जी। नाउ हैव अ लुक बेटा, डू यू नो एनी सिस्मिक वेव्स, जो अर्थक्वेक की वेव है। अर्थक्वेक में आइडिया है आप लोगों को कि एनिमल्स को अर्थक्वेक का थोड़ा जल्दी पता चल जाता है, ह्यूमन बींग्स में वो सेंसेस। उसकी रीजन है कि अर्थक्वेक में दो वेव्स होती, एक वेव पहले आती है उसे कहते हैं प्राइमरी वेव, और ये जो प्राइमरी वेव होती है ना बेटा दैट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ये वेव सॉलिड, लिक्विड और गैस सब फॉर्म में से ट्रेवल कर सकती है, दैट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव।
पी वेव, और ये याद रखना एग्जाम में आया हुआ है। दूसरा जो एस वेव है, एस फॉर सेकेंडरी, दैट इज ट्रांसवर्स वेव, और इट कैन ओनली ट्रेवल थ्रू द सोलिड्स। अगर आप गौर करें तो साउंड एयर में भी ट्रेवल कर रही है, लेकिन हमने यहाँ ट्रांसफर वेव में कहीं एयर वगैरह का जिक्र नहीं किया। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन ट्रेवल थ्रू ऑल टाइप ऑफ मटेरियल। ये बात याद रहेगी आप लोगों को? ओके। अच्छा बेटा जी, अभी हम डिस्कस कर रहे थे दो तरह की वेव है, कौन सी? ट्रांसवर्स, जिसमें पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करते हैं, परपेंडिकुलर टू द वेव एनर्जी, और लॉन्गिट्यूडनल में कैसे वाइब्रेट करते हैं, पैरेलल। अच्छा, ये दोनों वेव्स में कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो कॉमन है, पहले हम वो जरा डिस्कस कर लेते हैं। एक है टाइम पीरियड। पीरियड मतलब राउंड, मतलब वन वेव। जैसे ट्रांसफर वेव में ये हमें नजर आ रहा है, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलकर क्या बन जाता है, एक वेव। ये सेमी सर्कल और एक सेमी सर्कल मिलकर एक राउंड ही हो गया ना। तो बेटा अगर एक साउंड वेव में ये पॉइंट नजर आ रहा है आपको, अगर ये पॉइंट ट्रेवल करके इधर पहुंच जाए तो हम कहते हैं एक वेव ट्रेवल हो गई। अगर ये पॉइंट वेव में ट्रेवल करके यहां से यहां पहुंच गए तो वी से एक वेव। तो एक वेव को ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। हाउ डू यू डिफाइन टाइम फॉर वन वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट? एक वेव को पास हो, और एक वेव पास होने का मतलब क्या है बेटा? जैसे ये पॉइंट यहां से यहां पहुंचे। अच्छा, ये हम आगे वेवलेंथ में डिटेल में ना एक वेव का मतलब क्या हो ये डिस्कस करेंगे। तो अभी टाइम पीरियड का क्या डेफिनेशन है? टाइम फॉर वन वेव टू पास थ्रू अ, और ये टाइम है, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड्स। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो अगली, वो है फ्रीक्वेंसी। ये हमारी जिंदगी में इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपकी सोच, किसी को याद है कल हम डिस्कस कर रहे थे माइक्रोवेव ओवन में खाना गर्म कैसे होता है, पार्टिकल्स को शेक करना, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मैच, जिस चीज से आप फ्रीक्वेंसी मैच करेंगे ना साउंड की, साउंड उस चीज को तोड़ देगी। बेटा एक मोबाइल मोबाइल से कैसे कनेक्ट होता है? कोई तो इनमें दरमियान कोई मीडियम है ही नहीं। आप किसी भी डिवाइस से कनेक्ट कर रहे होते हो बेटा, दे ऑल डिपेंडिंग अपॉन। जैसे रेडियो चैनल का नाम FM 100 सुना हुआ है आप लोगों ने? तो 100 क्या है पता है? उसकी फ्रीक्वेंसी है। एक 106.2 भी है, वो 106.2 भी उसकी बेटा हर टीवी चैनल की भी फ्रीक्वेंसी है, वो मेगा हर्ट्ज में होती है, यानी मिलियन। तो अभी हम यही पॉइंट डिस्कस। तो फ्रीक्वेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कई दफा आप मोबाइल का ऐड देखते हो तो उसमें कहते हैं इसका प्रोसेसर 1.2 गीगा हर्ट्ज है। ये हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा, वर्ड फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंटली से निकला है। आप कितनी फ्रीक्वेंटली खाना खाते हो? तो आप बताओगे मैं 3 टाइम्स खाता हूं, नंबर में बताओगे ना। कहीं कितनी फ्रीक्वेंटली आते जाते हो तो आप तब भी क्या बताओगे? नंबर्स में। तो बेटा फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वेव्स पढ़ रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, 1 सेकेंड नहीं कहना। ये जब से सिलेबस चेंज हुआ है तो डेफिनेशन में ना यूनिट का नाम नहीं आना चाहिए, उसकी क्वांटिटी का नाम आना चाहिए। ए लेवल में तो ये पहले से, अब ये ओ लेवल में तो सेकंड किसकी यूनिट है? तो पर यूनिट टाइम कहना। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट। फ्रीक्वेंसी कम्स फ्रॉम फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली, हाउ फ्रीक्वेंटली वी डू समथिंग, हम कैसे बताते हैं? तो बेटा फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम। अच्छा एक बात बताऊं आप लोगों को, पर यूनिट का मतलब होता है डिवाइड। पर यूनिट का मतलब, तो देखो जहां भी डेफिनेशन में पर यूनिट आता है आप डिवाइड कर देते हो। जैसे स्पीड होती है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय फोर्स। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स डिवाइडेड बाय, तो पर यूनिट का मतलब क्या होता है? तो बेटा फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट का मतलब डिवाइडेड बाय, तो ये है फ्रीक्वेंसी का फॉर्म। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय, कैन यू रिमेंबर? याद रहेगा। और ये कैसे बनाया आपने? नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट का मतलब
डिवाइड बाय टाइम। कैन यू रिमेंबर? ये बात बार बार आएगी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। अच्छा, व्हाट डू यू जी मीन बाय सर आ रही। मेगा का मतलब क्या होता है? तो 4 मिलियन वेव्स पर, यानी हर्ट्ज जहां भी है वहां क्या है? वेव्स। तो हर्ट्ज का मतलब वेव्स पर सेकंड। अच्छा, यहाँ ना एक चीज देखनी है हमने, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में। टाइम पीरियड का मतलब क्या है? टाइम, कितना टाइम लगेगा फॉर। अच्छा, टाइम कैसे बताओगे आप? इन सेकंड्स। यानी टाइम बताने का मतलब यू विल टेल कितने नंबर ऑफ सेकंड्स लगे हैं फॉर वन वेव, राइट? और जो फ्रीक्वेंसी है वो नंबर ऑफ वेव्स इन वन सेकेंड है। पर यूनिट टाइम तो डेफिनेशन है, वो है यूनिट टाइम। टाइम की यूनिट क्या है? वन सेकेंड है। तो अब ना, अब डेफिनेशन नहीं मैं फॉर्मल कर रहा, अब कॉन्सेप्ट पे देखना। टाइम पीरियड है, टाइम यानी कितना टाइम लगेगा, कैसे बताओगे? इन सेकेंड्स। कितने नंबर ऑफ सेकेंड्स लगेंगे फॉर वन वेव। फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं कितनी नंबर ऑफ वेव्स इन वन सेकेंड। फिर दोबारा वो है नंबर ऑफ सेकेंड्स फॉर, और ये है नंबर ऑफ वेव्स फॉर वन सेकेंड। ये बिल्कुल ऑपोजिट नहीं है। वो नंबर ऑफ सेकेंड फॉर वन वेव है, ये नंबर ऑफ वेव्स फॉर। तो बेटा दे आर ऑपोजिट को क्या कहते हैं? रेसिप्रोक। इनवर्स का वर्ड ना यूज करना, वो एडिटिव इनवर्स भी होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है। तो दे आर रेसिप्रोकल। टू का रेसिप्रोकल क्या होता है? वन ओवर टू। तो यानी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल मींस अगर टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो, कैन यू रिमेंबर? सो फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम, और दूसरा फॉर्मूला वन ओवर टाइम पीरियड। क्लियर बेटा जी? यहां तो कोई इश्यू तो नहीं है। अच्छा, अब ना एक, हमने अभी तो दो टाइप की वेव्स पढ़ी, कौन कौन सी? ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडनल। दोनों वेव्स की शेप एक जैसी कि डिफरेंट है? डिफरेंट। डिफरेंट है। बेटा इन दोनों वेव्स की शेप डिफरेंट है। जो मैं अब कर रहा हूं वो टेक्निक है, जो अब थोड़ी देर में हम पढ़ने लगे वो आप में से किसी ने स्कूल में नहीं पढ़ा हो। अब आप लोगों ने थोड़ा फोकस रहना है। किसी ने पढ़ा था या नहीं, मुझे तब भी वो पढ़ाना ही था जो मैंने पीछे पढ़ा है, लेकिन अब टेक्निक है। बेटा ट्रांसफर वेव अप एंड डाउन रिपल्स होते हैं ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन है, रेट्रैक्शन है। ये दोनों वेव शेप में एक दूसरे से, लेकिन उनके ग्राफ्स आर एग्जैक्टली कौन से ग्राफ? एक ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और एक ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। ये मैंने अपनी ड्राइंग मारी हुई है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ग्राफ। तो अब बात शुरू फिर दोबारा करने लगे। अब फोकस रहना बेटा, जो पीछे बैठे हुए इनके एंटीनास हिल रहे थे, अब फोकस रहना। वो क्या है बेटा? कि ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव शेप में डिफरेंट है, लेकिन दोनों के ग्राफ एग्जैक्टली कौन सा ग्राफ? पहला ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट एंड, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखें ना, दोनों वेव का वो ये है। ये कौन सी शेप है वैसे? वेव इससे मिलती है ना, इसका मतलब ट्रांसफर वेव इज डोमिनेंट, कि ग्राफ भी उसको फॉलो कर। क्लियर? तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ करें तो वो ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल दोनों का ऐसा ही होगा, जैसे कि कौन सी शेप है? ट्रांसवर्स। और अगर अगर हम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ ड्रॉ करें तब भी शेप वही है, ट्रांसवर्स वेव। तो बेटा अभी हमने कौन सा पॉइंट डिस्कस किया? कि दोनों वेव्स में, एक चीज बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर फोकस रहे तो याद हो जाती है।
कि ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव शेप में डिफरेंट है, लेकिन ग्राफ्स उनके, और वो ग्राफ कौन से हैं? एक है डिस्प्लेसमेंट एंड, अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पर बेटा? यहाँ डिस्प्लेसमेंट ये काइनेमैटिक्स नहीं है। ये हाइट को रिप्रेजेंट। वेरी राइट, लेकिन जो नीचे वाली होगी उसे क्या कहोगे? वो भी हाइट है, ये डेप्थ कहोगे आप? इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है एक्चुअली, जब मैंने टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ा रहा था तो मैंने ये पढ़ाई, तो ऊपर वाले ये दो डेफिनेशंस क्योंकि डिस्कस बाद में करनी थी, तो अब मैं वो डिस्कस करने लगा हूं, इजाजत है? अच्छा, वैसे काइनेमैटिक्स में डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती? नियरेस्ट, फिर ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। लेकिन बेटा आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं कहना, डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यहाँ नहीं। ये मैं काइनेमैटिक्स के लिए आ सकूँ। अब आपको जब फाइनल ओ लेवल में जाओगे तो कुछ टीचर्स अगर आपके चेंज हो जाए, सीनियर टीचर आपको लग जाए, वो 9 और 10 ग्रेड वाले नहीं है, तो वो आपके कुछ डेफिनेशंस को क्या कर देंगे? रिफाइन कर देंगे, इस तरह चेंज कर देंगे जो आपके ए लेवल में भी एज इट इज है। तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स काइनेमैटिक्स में। लेकिन बेटा यहाँ हम वेव्स पढ़ रहे हैं, वेव में डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? अच्छा, काइनेमैटिक्स में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो उसका मतलब क्या होता है? और अगर मूव कर रहा है और फिर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो? डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाए। तो ये जो बीच वाली लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है जीरो डिस्प्लेसमेंट। यानी जब जीरो डिस्प्लेसमेंट था ना, कोई वेव नहीं थी लेट्स से, तो हर पार्टिकल जो मैंने थोड़े कलर्स में किए हुए सब उसी लाइन पे थे, ये उनकी क्या थी? ओरिजिनल पोजीशन, राइट? जब कोई वेव नहीं थे तो सब पार्टिकल कहां पर थे? इसी लाइन के ऊपर थे। लेकिन ना जब वेव प्रोड्यूस हुई तो डिस्टरबेंस होगी, और वो कॉन्स्टेंटली कुछ देर तक वो पार्टिकल मूव होते रहते हैं। तो हमने ना उस मूविंग वेव की ना पिक्चर ले ली, पिक्चर को कहते हैं ग्राफिक्स, और ग्राफिक्स से निकला ये ग्राफ। एक्चुअली उल्टा बोला, ग्राफ से ग्राफिक निकला है। तो ये ग्राफ क्या होता है? जब वेव प्रोड्यूस हुई थी तो आपने उसकी एक सिचुएशन की पिक्चर ले ली, पिक्चर ली तो पहले ये वाला रेड पार्टिकल इधर था, ये अभी भी इधर है। लेकिन आई होप यू कैन सी कि ये जो येलो वाला पार्टिकल है जो यहां था, अब वो वेव प्रोड्यूस होने के बाद ये आ गया। यार ये डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? प्लेसमेंट कहते हैं पोजीशन, और डिस्प्लेस कर देना, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन। तो देखो ये जो येलो पॉइंट इधर था अब वो इधर आ गया, उसकी पोजीशन में इतना चेंज है, ये चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड। जैसे ये ग्रीन वाला डॉट था, ये तो ये डॉटेड जितने भी है ये उनकी पोजीशन में चेंज है, इन्हें क्या कहेंगे? तो बेटा डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन जो है वो है डायरेक्टेड डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन कब होता है? जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में हो। तो ये सारे डॉटेड जो मैंने ड्रॉ किए ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? पोजीशन में जितना, तो बेटा एक पार्टिकल का डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अगर आप देखें तो जो रेड वाला पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, उसकी पोजीशन में कोई चेंज। येलो का डिस्प्लेसमेंट है, ग्रीन का उससे भी ज्यादा है। ये जो सेंटर में है इसका डिस्प्लेसमेंट उसके बाद फिर कम होने लग गया। तो ये जो सेंटर का डिस्प्लेसमेंट यहां है और सेंटर का डिस्प्लेसमेंट यहां है, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट क्या है बाकियों के मुकाबले में? तो बेटा जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो बेटा जी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डायरेक्टेड डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन।
अच्छा बेटा जी, तो बस डेफिनेशन को 1 मिनट के लिए देख लें। डिस्प्लेसमेंट इज द डायरेक्टेड डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन और रेस्ट पोजीशन, और एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को। अच्छा, जो टेक्निकल बात कर रहा था वो अब शुरू करने लगा, जस्ट 5 मिनट्स, ठीक है? राउंड अबाउट बेटा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ, और दोनों वेव का जो ग्राफ है वो कौन सी होता है? बिल्कुल ट्रांसफर वेव जैसा। अच्छा, ट्रांसफर वेव में अप एंड डाउन है, तो ये जो अप एंड डाउन है ये सेमी सर्कल्स की फॉर्म में नहीं। अगर हम यहाँ एक प्रोटेक्टर रख दें, डी रख दें, मैंने डी बनाने की कोशिश की थी, तो अगर डी का यहाँ 0 है तो यहाँ डी क्या एंगल रिप्रेजेंट करेगा? 180, और यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे कौन सा एंगल होगा? 90। एक बार नोट करें, हर पॉइंट पे कोई ना कोई एंगल जरूर आएगा, तो हर पॉइंट की पोजीशन को हम एक एंगल से रिप्रेजेंट, क्या मुझे कोई बताएगा उस एंगल का नाम क्या होता है? ये नहीं पता हो, टेक्निकल चीज अब स्टार्ट हो रही। बेटा जी, हर पॉइंट को किसी एंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट एंगल इज नोन एज द फेज एंगल। बोलने में एंगल है लेकिन बताएगा पार्टिकल की पोजीशन, so that angle is called the phase angle and it is telling the, ये कैसे भाई है? एंगल और पोजीशन बताएगा। पहले जरा 1 मिनट के लिए इसे देखते हैं, फिर इसको इसकी एग्जांपल कहते हैं। बेटा, अगर ये सेमी सर्कल है, यहाँ 0 है तो यहाँ 180, हाईएस्ट पॉइंट 90, तो ये आगे भी तो एक सेमी सर्कल है ना, तो 180 एंड 180 मेक्स, तो यहाँ पर सेंटर में, फिर इसी तरह बेटा सेमी सर्कल ऐड होते जाएंगे। यहाँ कितना आ जाएगा? इसमें 180 ऐड करेंगे 540, यहाँ कितना आ जाएगा? 720, और इस तरह एंगल्स आते जाएं, राइट? तो हर पॉइंट पे पोजीशन पे मैंने यहाँ 360 किया था, लेकिन यहाँ भी तो कोई ना कोई एंगल होगा ना, तो हर पॉइंट की पोजीशन पे कोई ना कोई एंगल है, और वो एंगल जो उसकी पोजीशन बता रहा है उसे क्या कहते हैं? है वो एंगल लेकिन बताएगा। बेटा, आप लोगों ने आर्मी एक्शन या एयरफोर्स की कोई वीडियो गेम्स या मूवीज देखी, तो क्या कभी आपने उसमें सुना है ऐसा एनिमी एट 3 o'clock, एनिमी एट 6 o'clock? सुना है? तो जब वो कहेगा एनिमी एट 6 o'clock है, तो उसका मतलब हमें क्या 6 बजे का इंतजार करना है? उसका मतलब क्या होता है? एनिमी इज एट द बैक। अच्छा, बोल 6 o'clock रहा है, 6 o'clock क्या है? टाइम है, लेकिन बता क्या रहे हैं? डायरेक्शन। 3 o'clock बताता तो आपके राइट पे, 9 o'clock बताएगा तो आपके सामने है, तो क्यों, क्या तकलीफ है? वैसे सीधा बता दे कि राइट लेफ्ट है, लेकिन उसकी रीजन पता है क्या है? कि फॉर एग्जांपल मेरे और आपके राइट लेफ्ट बिल्कुल ऑपोजिट, राइट? मेरा फेस आपके ऑपोजिट है। अगर आप में से कोई इस तरफ मूव कर ले 90 डिग्री पर, तो अब फिर राइट और लेफ्ट उसके हम सबसे डिफरेंट होगा। तो लाइक ये आर्मी एक्शन की एग्जांपल इसलिए दी थी कि कमांडोज की टीम जाती है, जिसमें बड़ी टीम है, काफी मेंबर्स हैं, तो वो आगे जाकर किसी बिल्डिंग में, एरिया में स्प्रेड हो जाते हैं, 3-3 2-2 के ग्रुप में, तो अब उन सबके राइट और लेफ्ट क्या हो गए? अगर पीछे से कोई उनका लीडर है जो उनको बता रहा है कि ये राइट पर दुश्मन यहाँ है, यहाँ, तो अगर वो राइट लेफ्ट बोलेगा तो सब क्या हो जाएंगे? तो अब क्या होते हैं, दे एडजस्ट के जब भी वो मिशन स्टार्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को कहते हैं दिस इज ओवर 12 o'clock। तो अब वो जब 12 o'clock सेट कर लेते तो वो 3, 9, 6 इस तरह वो डायरेक्शन क्या हो जाती है? अच्छा, डायरेक्शन बताने का एक तरीका एंगल भी है, तो एंगल 180 डिग्री तो आपको समझ जाएगा। मैं अगर आपको कहूं कि 90 डिग्री मुड़ो राइट की तरफ, तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन अगर 260 डिग्री मुड़ना हो, 165 डिग्री, तो एंगल सबके स्ट्रॉन्ग, तो उसकी बजाय ये टाइम के थ्रू बताना बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। तो बेटा, ये जो पॉइंट्स पोजीशन बता रहे हैं,
ये पोजीशन में बोलते हम एंगल है, लेकिन बता क्या रहे हैं, ऐसे एंगल को वी कॉल एज फेज एंगल। कल इंशाल्लाह ये चैप्टर कंप्लीट नेक्स्ट लेसन में होगा, लेकिन कल नहीं होगा, सॉरी। सच मैंने बाकी बच्चों को तो नहीं बता पाया कि थर्सडे को ना क्लास नहीं हमारी होगी, थर्सडे हमारे टेस्ट डेज हुआ करेंगे, लेकिन